नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुड़की के मंगलौर में 2 महीने से वेतन न मिलने से सफाई कर्मचारियों के सामने परिवार को पालने का संकट बढ़ गया है। पोषण करना दुश्वार हो गया है। अपने हक के लिए प्रदर्शन करने के बावजूद भी सफाई कर्मियों को 2 महीने का वेतन नहीं मिल रहा। वेतन के लिए सफाई कर्मचारियों ने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक वेतन दिए जाने की गुहार लगाई है, लेकिन सफाई कर्मियों की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया, जिससे नाराज सफाई कर्मियों ने 2 नवंबर को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इस धरना प्रदर्शन में पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी हिस्सा लेंगे। सफाई कर्मियों ने साफ तौर पर कहा है कि 2 नवंबर को सभी सफाई कर्मी सरकारी दफ्तरों में कूड़ा कचरा डालकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं नगर पालिका अधिकारी सफाई कर्मियों का वेतन ठेकेदार को दिए जाने की बात कह रहे हैं, जहां ठेकेदार सफाई कर्मियों का वेतन नहीं दे रहा, जिसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन अब तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो रुड़की का ही पूरा मामला है, जहां पर सैलरी न मिलने से सफाई कर्मियों में भारी गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। 2 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर वो कल प्रदेश व्यापी हड़ताल करने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि हम सरकारी दफ्तरों में कूड़ा कचरा डालेंगे, क्योंकि उन्होंने जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत पहुंचाई, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वहीं कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि जो भी वेतन है वो ठेकेदारों तक पहुंचा दिया गया है। ठेकेदार पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो रुड़की में 2 नवंबर को यानी कि कल सफाई कर्मी प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ सरकारी दफ्तरों में वो कूड़ा करकट भी डालेंगे। दरअसल प्रदेश के जितने भी सफाई कर्मी हैं वो कल इकट्ठा होंगे, इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। उनका ये कहना है कि उनके सामने परिवार को पालने की मुसीबत है, क्योंकि एक तरफ कोरोना काल, दूसरी तरफ वो काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन उनका वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है। परेशान होने के बावजूद भी वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। चाहे जिलाधिकारी को ज्ञापन देना हो, चाहे मुख्यमंत्री तक ज्ञापन पहुंचाना हो, कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है और परेशान होकर वो कल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कि जितना शोषण सफाई कर्मचारियों के साथ में मंगलौर नगर पालिका के अंदर हो रहा हो, इतना साथ प्रदेश में किसी पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर नहीं है। पिछले 2 महीने से वेतन रुका हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा समझौता हुआ, हड़ताल हुई थी 25 सितंबर से 30 सितंबर में, उसमें समझौता हुआ। प्रशासनिक अधिकारी महोदया बीच में थी, तहसीलदार सुनैना राणा जी, स्वर्गीय सुनैना राणा जी, पुलिस बल, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका ईओ मंगलौर, इन सब ने लिखित में समझौता किया। समझौता करने उपरांत 5 तारीख तक वेतन देने का वादा किया, लेकिन लिखित में समझौता होने के पश्चात भी कोई वेतन नहीं दिया गया कर्मचारियों को। इसलिए अब के कर्मचारियों ने सभी ने सलाह मशवरा करके 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया है। 2 नवंबर 2020 से अनिश्चितकालीन करने का हड़ताल का निर्णय लिया है। इसमें माननीय सभी जितने उच्च अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन, शहरी विकास मंत्री देहरादून और जी जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी हरिद्वार, सभी को पत्र भेज दिया गया है। जो इनकी प्रॉब्लम है कि इनको जो सैलरी नहीं मिली है 2 महीने की, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने बताया कि क्या क्या समस्या है। उसके रिगार्डिंग हमने जो इनका जो ठेकेदार था उसके अगेंस्ट हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और उसको पकड़ने के पूरे प्रयास जारी हैं। फिलहाल वो फरार चल रहा है। तो इनको यही आश्वासन दिया गया था कि आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी जितना हमसे हो सकता है उसको हम पकड़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि वो जो भी इन्होंने उसने इलीगल तरीके से इनके पैसे ले रखे हैं वो कोशिश करेंगे। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अरशद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरशद, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? सफाई कर्मी परेशान हैं, 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। उनका कहना है कि वो निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक अपनी शिकायत पहुंचा चुके हैं, लेकिन किसी तरह का कोई भी निवारण नहीं हो पाया है। काजल, इसमें एक आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जो कर्मचारी हैं इनका मेन मुद्दा ये है कि सैलरी इनको 2 महीने से नहीं मिल पा रही। पर अगर बात की जाए तो इसमें दोषी जो है पूरी तरह से अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका परिषद के चेयरमैन नजर आते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ठेकेदार
भी इन्हीं का होता है। गठबंधन कर ये इन लोगों को जो है सैलरी देते हैं, जो कि सैलरी इन लोगों को नहीं मिली, जिसके बावजूद भी ये लोग अब इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि इनके घरों में फाके पड़ गए हैं, खाने के लिए इनके पास रोटी नहीं, क्योंकि कोरोना कॉल जैसे समय में भी ये इनको सैलरी नहीं दे पा रहे। तो एक बड़ा मुद्दा इन लोगों के सामने उठ खड़ा हुआ है। हालांकि इन्होंने तमाम अधिकारी, तमाम सरकारों से भी गुहार लगा दी है, पर अब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरी नगर पालिका परिषद में फैला हुआ है। बिल्कुल अरशद, और ये जो सफाई कर्मी है इन्होंने प्रण लिया है कि 2 नवंबर को प्रदेश व्यापी हड़ताल करेंगे, साथ ही साथ सरकारी दफ्तरों में कूड़ा और करकट भी डालेंगे। तो ऐसे में प्रशासन कितना अलर्ट है और क्या सफाई कर्मियों को समझाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से एएसपी जो मंगलौर कोतवाली में तैनात हैं, उन्होंने इन लोगों की मीटिंग भी ली है और उन लोगों को कहीं ना कहीं कहा भी है कि इस तरह का कार्य ना करें, और पूरी उनके साथ सहानुभूति उनकी है और उनको सैलरी दिलवाने का भी प्रयास किया जाएगा। पर कर्मचारियों का कहना है कि ये प्रदेश के तमाम कर्मचारी उनके साथ हैं और 2 नवंबर को तमाम इन लोगों के दफ्तरों में गैस कूड़ा डाला जाएगा। तब इन लोगों को शायद एहसास हो कि जो जब ये हड़ताल करते हैं तो नगर की जनता को कितनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जब कूड़ा नहीं उठता। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इन लोगों के दिलों में आक्रोश है, जिसको ये कल शायद इसको जो है अधिकारियों और इन कर्मचारियों के सामने लाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से फिलहाल अलर्ट है और इन लोगों को समझाना बुझाना। अरशद, यानी कहा जा सकता है कि आश्वासन उन्हें नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो आश्वस्त नहीं है। 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, परिवार के सामने मुसीबत है क्योंकि परिवार पालना है, कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में तमाम मुसीबत जो है उनके सामने आ गई है। अरशद, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुड़की में सफाई कर्मियों का लगातार प्रदर्शन जारी है और कल प्रदेश व्यापी प्रदर्शन होगा। सरकारी दफ्तरों में कूड़ा भी डाला जाएगा और अपना विरोध जो कर्मचारी हैं वो जताएंगे। सैलरी न मिलने से सफाई कर्मचारियों में काफी गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। रुड़की की ये तस्वीरें, जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन सफाई कर्मी मानने के लिए तैयार नहीं है। कीचा के पुलभट्टा क्षेत्र में NH 74 पर बन रहे फ्लाईओवर के पास 1.5 किलोमीटर सड़क काफी लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, लेकिन सरकार के जरिए पैसा जारी किए जाने के बाद भी आज तक क्षतिग्रस्त रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, जिसका शुभारंभ अब किया जा रहा है क्योंकि अब इतने दिनों बाद इसका शुरुआत हुई है। खुद वहां के जो विधायक हैं राजेश शुक्ला ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया है। वहीं रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण नगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए भी इस रोड को बनाने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की गई थी, जिसके बाद सड़क का निर्माण शुरू होने से लोगों ने राहत मिलने की उम्मीद जताई है। तो कीचा में सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया है। काफी लंबे समय से ये जो सड़क है वो जर्जर हालत में थी, कई तरह के हादसे भी होते थे। यहाँ पर बरसात के दिनों में भी काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन सड़क निर्माण के लिए काफी प्रदर्शन हुआ और कई विपक्षी दल प्रदर्शन करते भी रहे और आखिरकार आज वो दिन आया है कि वहां के जो विधायक हैं उन्होंने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया है। यानी कि अब जल्द से जल्द ये जो सड़क है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए, जो ये NH हमारा बन रहा है, इसकी वजह से जो हमारी पुरानी NH थी, जो जहाँ से पुल बन रहा है और जहाँ पुल उतर रहा है, इतना ये पुलभट्टे का पूरा पोर्शन ये बहुत ज़्यादा ध्वस्त हो गया है। और कई बार इसमें कहा गया कि NH जब तक वो बना के तैयार नहीं कर रही तब तक इसका वो पैसा दे, लेकिन वो पैसा रिलीज होने में देरी हो रही थी। मैंने खुद इस संबंध में भारत सरकार के जो मंत्री गडकरी जी और हमारे NH के चेयरमैन संजू साहब से मैंने मुलाकात की। लोग परेशान हो रहे थे, कई यहाँ एक्सीडेंट हो गए थे, उनसे लोग परेशान थे। मुझे खुशी है कि 2 करोड़ 60 लाख रुपया इसका हमें मिल चुका है और 18 करोड़ इसका ही मिल गया, जो यहाँ से लेके ये बरेली बॉर्डर तक बने। ये 2 करोड़ 60 लाख के काम की आज शुरुआत हो रही, शुभारंभ हो रही। मैंने इसका पहला काम शुभारंभ किया और मैं उम्मीद करता हूँ के अंदर हम इस सड़क को बना देंगे ताकि जो लोगों को सुविधा हो रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रंजीत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कीचुआ से। रंजीत, हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से, काफी महीने हम कह सकते हैं कि ये सड़क जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखी थी। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जाएगा। क्या जानकारी मिल रही है, कब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और कब तक ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी? जी बिल्कुल काजल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह ये काफी लंबे समय से रोड निर्माण की मांग चल रही थी, विपक्षी कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे ये लगातार इसे प्रदर्शन करते थे। आए दिन हर शनिवार को इन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार काफी लंबे समय बाद जागी है और आज इसका निर्माण का शुभारंभ है जो विधायक राजेश शुक्ला ने किया है और उन्होंने कहा कि इसका निर्माण कार्य जो जल्दी ही कराया जाएगा। बिल्कुल रंजीत, इस सड़क के बनने से लोगों में किस तरह की खुशी है, क्योंकि आसपास जो गांव है उनको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि छोटी मोटी सड़क तो है नहीं, कई किलोमीटर लंबी ये सड़क है। जी बिल्कुल काजल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह की जो नेशनल हाईवे का फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के साथ में ये 1.5 किलोमीटर की रोड है। 1.5 किलोमीटर की रोड में आए दिन गहरे खड्डे होने की वजह से ट्रक पलटते थे, धूल उड़ती थी और कई लोग इसमें चोटिल हो चुके हैं। लेकिन इससे जब बनने की उम्मीद जो जागी है, हर आदमी की खुशी की लहर दौड़ रही है। वो सोच रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह के धूल उड़कर दुकानों में घुसती थी, वहीं कोतवाली जो थाना था वो भी था, बहुत लोग परेशान थे। लगातार इसकी परेशानी की वजह से कई बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और अब उम्मीद जागी है कि इस रोड का निर्माण जल्द हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रंजीत तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड सरकार के आदेश अनुसार 2 नवंबर 2020 से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों के खोलने की बारी आ गई है। खंड शिक्षा अधिकारी धारचूला MR लोहिया ने बताया है कि स्कूल 2 नवंबर 2020 से खुलने जा रहे हैं, जिसमें 11वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे, जिसमें हाई स्कूल की पढ़ाई सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और साफ सफाई के साथ अध्यापकों की देखरेख में की जाएगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन पूरी तरह से किया जाएगा। अगर किसी कक्षा में बच्चे ज्यादा होंगे तो आधे बच्चे पहले दिन बुलाए जाएंगे और आधे बच्चे दूसरे दिन बुलाए जाएंगे। इस तरह से सरकार एक पठन पाठन का कार्य शुरू करने की स्थिति में पूरी तरह से तैयार है। तो कल से 10वीं 12वीं की जो क्लासेस हैं वो लगनी शुरू हो जाएंगी, जिसको लेकर स्कूल प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। वहीं पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया गया है, बेंचों को सैनिटाइज किया गया है, साथ ही साथ पानी की व्यवस्था की गई है ताकि खराब पानी बच्चों तक ना पहुंचे। वहीं बच्चों के अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वो उनका जो वाटर बॉटल है और जो टिफिन है वो घर से ही भेजे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अगर किसी क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं तो वो एक दिन आधे आएंगे, दूसरे दिन आधे बच्चे जो रह जाएंगे वो पहुंचेंगे, यानी कि 50% बच्चे ही एक बार में बैठकर पढ़ेंगे। उनकी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना ये काम अध्यापकों का होगा। साथ ही साथ बच्चों को वो लगातार बताएंगे कि कोरोना काल में कैसे उन्हें रहना है, कैसे नहीं रहना है, किस चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रही है, मास्क किस तरह से लगा के रखने हैं। वैसे तो 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे इतने ज़्यादा मैच्योर होते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है और इतने महीनों से वो देखते भी आ रहे हैं, जब घरों में थे सारी गाइडलाइंस को वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसे में वो खुद तो इतने ज़्यादा अवेयर होंगे, लेकिन जिम्मेदारी शिक्षकों की है कि वो और ज़्यादा उन्हें अवेयर करें। तो धारचूला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्कूल पूरी तरह से तैयार हो चुका है, साफ सफाई के साथ सारे प्रोटोकॉल्स के पालन यहाँ करने होंगे। तो कल से उत्तराखंड में 10वीं 12वीं के स्कूल खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसा कि आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा और आपके भारत सरकार की जो SOP जारी की है, तो उसके तहत जो है 2 नवंबर से हमारे जो है आपके हाई स्कूल और इंटर की जो आपके विद्यालय खुलेंगे बच्चों के। उसमें जो है आपका सुबह की पाली में 10th के बच्चों का जो है 10 से लेकर के 1 बजे तक पढ़ाई होनी है और जो है सेकेंड शिफ्ट में कक्षा 12वीं के बच्चों की जो है आपका 1 से लेकर के 4 बजे तक। तो अगर किसी विद्यालय में छात्र संख्या अधिक होने पर तो उसको हम जो है उसको दूसरे दिन जो है अगली पारी में जो है उन बच्चों को बुलाएंगे। साथ ही जो है हमें जो है विद्यालयों को जो है हमारे जो है हाई स्कूल 11 हाई स्कूल और जो है 19 इंटरमीडिएट कॉलेज और आपका 4 जो है प्राइवेट स्कूल है, तो उनको हमने जो है पूरी गाइडलाइन जो भारत सरकार के द्वारा जो दी गई थी उसको निर्देशित कर दिया। उसकी बैठक हमने आयोजित कर दी है और सभी विद्यालयों को सैनिटाइज कर दिया गया है।
ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बीते दिनों हुए पार्षद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पार्षद हत्याकांड के मामले में पुलिस ने एक शूटर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से गिरफ्तार किया, जबकि घटना के मुख्य आरोपी पूर्व सभासद राजेश गंगवार सहित 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 13 में बीजेपी समर्थित पार्षद प्रकाश धामी की 12 अक्टूबर को दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। पार्षद की हत्या के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही थी, जिसमें एक शूटर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस हत्याकांड में आज हमने एक मुलजिम है राजकुमार उर्फ बिट्टू उर्फ अभिषेक, ये अलीगढ़ का रहने वाला है, ग्राम बसेरा, थाना पेशावा का क्षेत्र का रहने वाला है। इसकी बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसको कल शाम को अलीगढ़ क्षेत्र से हमारी टीम ने पकड़ा है और पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर जो है इसमें इस पूरी घटनाक्रम में जो भी हमारे पास अन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसमें एक तो अन्नू गंगवार, उसका बड़ा भाई जो राजेश गंगवार, दिनेश शर्मा जो सिद्धार्थगंज का रहने वाला है, ये 3 इसमें इन्वॉल्व हैं, ये षड्यंत्रकारी हैं। इसके साथ साथ इसमें अंतर्राज्यीय गैंग के अन्य 3 अपराधी हैं इसमें इन्वॉल्व। उनको भी हमने बहुत उनके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली हैं और साथ ही साथ इस घटना में प्रयुक्त जितने भी अन्य संसाधनों का इस्तेमाल किया गया उनकी रिकवरी हम जल्दी करेंगे। और तीनों अभियुक्त जो अभी तीनों अभियुक्त मतलब 3 और 6 अभियुक्तों की अभी तो गिरफ्तारी अभी शेष है, इसको भी हम बहुत निकट भविष्य में बहुत जल्दी हम करने जा रहे हैं। कारण क्या रहा है? कारण इनका एक तो व्यक्तिगत रंजिश है, दूसरा उनका राजनीतिक रंजिश, और तीसरा कि भविष्य में और डैमेज न करे और हानि न पहुंचाए, इस अप्रीहेंशन में और इस मतलब अंदेशा को मद्देनजर रखते हुए पूरे षड्यंत्र के साथ जो ये घटना कारित किया गया। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी शाहिद खान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं रुद्रपुर से। शाहिद, आखिरकार पार्षद हत्याकांड में पुलिस को सफलता मिली है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी फरार हैं। जी काजा बताऊंगा, वार्ड नंबर 13 का पार्षद थे प्रकाश धामी, इनकी हत्या 12 अक्टूबर को सुबह लगभग 9 बजे गोली मार के हत्या कर दी गई थी। लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। इसमें एक आरोपी जो शूटर था उसको पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया और साथ ही जो मुख्य आरोपी जिनके नाम साथ में आ रहे हैं पूर्व सभासद राजेश गंगवार और उसके भाई अन्नू गंगवार के लिए पुलिस टीम लगी है और उनके वो अभी फरार चल रहे हैं। जो यहाँ के एसएसपी ऊधम सिंह नगर है, उनका ये कहना है कि राजेश गंगवार के द्वारा ये शूटर बुलाए गए थे, 4 शूटर और 4 लाख रुपए में सुपारी देके इसका मर्डर कराया था। साथ ही साथ उनका यही बताना है, तो इनका जो आपस में विवाद चल रहा था राजनीति के चक्कर में चल रहा था। पूर्व में पहले पार्षद राजेश गंगवार था, इस बार का दोबारा ये जब धामी खड़ा हुआ तो इसके निर्भोर जीत गया। तो कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई थी और इसी कारण धामी की हत्या की गई। बिल्कुल शायद पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जो मुख्य आरोपी है पूर्व सभासद राजेश गंगवार, वो कब तक गिरफ्तार कर पाएंगे और 6 आरोपी कब तक गिरफ्तार हो पाएंगे? जी बताना चाहूंगा कि जो मुख्य आरोपी हैं उनके लिए पुलिस धरपकड़ करी और साथ ही साथ यहाँ के जो एसएसपी उन्होंने उन पर 2,500 रुपए का दोनों भाइयों पे इनाम रख दिया है। आज उन पे इनाम की घोषणा भी कर दी गई है, जो मुख्य आरोपी बता रहे हैं। बिल्कुल शायद, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुद्रपुर का ये पूरा मामला है। दरअसल बीते 12 अक्टूबर को यहाँ पर पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इस आधार पर पुलिस ने अलीगढ़ से एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उन्हें भी लगातार गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। केंद्र सरकार के जरिए बनाए गए कृषि कानून के खिलाफ उत्तराखंड किसान कांग्रेस फिर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, जिसको लेकर आगामी 10 नवंबर को रुड़की के नेहरू स्टेडियम से नारसन तक एक विशाल रैली निकलेगी। आज इकबालपुर पहुंचे उत्तराखंड किसान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुशील राठी का किसानों ने स्वागत किया। वहीं सुशील राठी ने कहा है कि बीजेपी के बनाए गए काले कानून से किसान पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और अब बीजेपी के खिलाफ देश के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और इस बार इस सरकार को किसान जड़ से खत्म कर देंगे, क्योंकि बिजली हो या गन्ने का भुगतान, सभी मुद्दों को लेकर सरकार ने किसानों को पूरी तरह से ठगा है, उनका उत्पीड़न किया है। 10 नवंबर को होने वाली इस विशाल रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद हो सकते हैं।
तो रुड़की में कृषि कानून के खिलाफ फिर से एक बार सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। दरअसल 10 नवंबर को बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी किसान कांग्रेस। भारी संख्या में यहां पर कई कार्यकर्ता शामिल होंगे। बताया भी जा रहा है कि पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रीतम सिंह भी रैली में शामिल हो सकते हैं। यहां पर आरोप लगाया गया है कि बीजेपी लगातार किसानों का उत्पीड़न कर रही है और जो कृषि कानून है वो काला कानून है। चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे गन्ना भुगतान हो, इन सभी को लेकर लगातार किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरे सहयोगी अरशद हुसैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरशद, इस रैली को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जब से ये बिल आया है, जब से संसद में था, जब सड़क पर आया, तब भी कांग्रेस इसका प्रदर्शन करती हुई नजर आई। अरशद, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आपको। अरशद, 10 नवंबर को बीजेपी के खिलाफ किसान कांग्रेस का प्रदर्शन होने जा रहा है, बड़ी रैली निकालने की कोशिश हो रही है, इसको लेकर क्या अपडेट है? किसानों ने एक बार फिर से भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और इकबालपुर में पहुंचे सुशील राठी ने ऐलान किया है कि 10 तारीख को रुड़की के नेहरू स्टेडियम से लेकर नारसन तक एक विशाल रैली जो है भारतीय जनता पार्टी के काले कानून के खिलाफ निकाली जाएगी, जिसको लेकर इन्होंने काफी दिनों से तैयारी शुरू की थी, पर अब तैयारी काफी तेज कर दी गई है। इनका कहना है कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता, साथ में किसान जो प्रदेश के किसान है वो भी इसमें सम्मिलित होंगे और सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा रुड़की से नारसन तक एक विशाल रैली निकालेंगे, जो कि लगभग 15-20 किलोमीटर लंबी ये रैली निकलेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसको चेताया जाएगा कि किसानों पे जो जुल्म हो रहे हैं, जिस तरह की सरकार इन पर काले कानून थोप रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा ये एक आंदोलन इन लोगों के द्वारा निकाल किया जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आशा तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कृषि कानून के खिलाफ एक बार फिर से कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। 10 नवंबर को एक विशाल रैली निकालेगी, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन होगा, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी रैली में शामिल हो सकते हैं। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर में विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ संगठन मंत्री विक्रम फरसवान और जिला सह संयोजक ऋषभ ने किया। इस मौके पर मसूरी इकाई की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। विक्रम फरसवान ने बताया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार छात्रों के हित में पूरे देश भर में काम करती आ रही है। वहीं कोरोना काल को लेकर नगर इकाइयों का गठन नहीं हो पाया था, जिसको लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो मसूरी में एबीवीपी कार्यकारिणी की बैठक हुई है और मसूरी इकाई की नई कार्यकारिणी का ऐलान भी कर दिया गया है इस बैठक के बाद, और कहा गया है कि छात्रों के लिए लगातार ये जो संस्था है वो काम करती रही है और आगे भी यूं ही काम करती रहेगी। जहां पर काम नहीं हो पाया था उस पर हम एक बार फिर से कार्रवाई करेंगे। देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार योगेश श्रीमाल के साथ कांग्रेस नेता आजाद अली के जरिए की गई अभद्रता से पत्रकारों में गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है, जिसको लेकर गुस्साए श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सदस्यों ने अली का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। पत्रकारों ने एक आजाद अली को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने के साथ केस दर्ज कराने की भी मांग की है, जिसको लेकर पत्रकारों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को एक ज्ञापन भी भेजा है। तो देहरादून में पत्रकार योगेश श्रीमाल की अभद्रता मामले को लेकर लगातार स्थिति तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। श्रमजीवी पत्रकारों ने कांग्रेस नेता का पुतला फूंका है और प्रदर्शन किया है। प्रीतम सिंह को ज्ञापन देकर आजाद अली पर कार्रवाई की मांग भी लगातार की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।